नमस्कार दोस्तों, ANJ नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित में एक नए टॉपिक चतुर्भुज पर बात करने वाले हैं। आज ये समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होते हैं। जैसे उसका नाम है चतुर्भुज, चतुर माने चार, यानी कि चतुर्भुज हम ऐसी आकृति को कहते हैं, ऐसे बहुभुज को बोलते हैं जिसमें चार भुजाएं होती हैं। भुजाएं मतलब चार उसमें रेखा खंड होते हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हों उसे क्या कहेंगे हम? चतुर्भुज। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे चार भुजाएं, एक भुजा आपकी AB भुजा है, एक BC भुजा है, एक CD भुजा है और एक आपकी AD भुजा है। चार भुजाएं अर्थात इसमें चार क्या है आपके? चार रेखा खंड है। तो ऐसी आकृति जो चार रेखा खंडों से मिलकर बनी होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में होता क्या क्या है तो क्या क्या देखेंगे हम? नंबर 1, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, यानी कि उसमें चार रेखा खंड होते हैं। दूसरा है चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। क्या होते हैं? चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। तो कोण क्या है? कोण किन्हीं भी दो रेखा खंडों से बनी हुई ऐसी आकृति जिसमें एक बिंदु क्या होता है? आपका उभयनिष्ठ होता है। क्या? किन्हीं दो रेखा खंडों से बनी हुई एक ऐसी आकृति जिसमें क्या हो? एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उसे क्या कहेंगे हम? कोण कहते हैं। कैसे? जैसे आपका रेखाखंड एक AB है और एक क्या है? BC है। तो इसमें जो बिंदु B है, दोनों रेखाखंडों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इससे जो आकृति बनेगी इसे क्या बोलेंगे हम? कोण कहेंगे। तो एक कोण आपका ये हो गया। ऐसे ही एक BC रेखा है खंड है और एक आपका CD रेखा खंड है। इसमें जो बिंदु C है वो क्या है? दोनों रेखाओं में कैसा है? उभयनिष्ठ है। इससे जो आकृति बनेगी तो ये कैसे क्या बोलेंगे हम? बोलते हैं कोण। तो इस प्रकार चतुर्भुज में चार कोण, कोण B, कोण C, एक ये आपका कोण यहाँ बनेगा D और एक कोण आपका ये बनेगा। इस प्रकार चतुर्भुज में आपके चार कोण होते हैं। ठीक है, और जो इन रेखाखंडों में जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, इन उभयनिष्ठ बिंदुओं को क्या बोलते हैं? हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इन रेखाखंडों में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं हम शीर्ष। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चतुर्भुज में आपके चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D। तो हमने क्या क्या देखा? चतुर्भुज में आपकी चार भुजाएं, चतुर्भुज में चार कोण, चतुर्भुज में चार शीर्ष तथा चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? चतुर्भुज में विकर्ण दो होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण हम उसे कहते हैं यानी कि शीर्ष को शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष से शीर्ष को मिलाए। अब शीर्ष क्या? ऐसे शीर्ष जो आपके संलग्न ना हो। क्या हो? ऐसे शीर्ष जो आपके संलग्न ना हो। शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। यानी कि इसमें जैसे आपका एक शीर्ष आपका B है और C का जो ये शीर्ष जो आपका A है और शीर्ष से C कैसे है? आपके संलग्न शीर्ष है। संलग्न मतलब जुड़े हुए शीर्ष है। तो इनको मिलाने वाली रेखा नहीं, यानी कि वह रेखाखंड जो शीर्ष जो इसका संलग्न शीर्ष होता है उनको छोड़ करके, यानी कि कह सकते हैं इनके विपरीत शीर्ष को, यानी विपरीत शीर्ष कहते हैं या इसके सम्मुख शीर्ष। क्या कहेंगे इसको? सम्मुख शीर्ष को जो मिलाने वाली रेखा होगी, इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या होता है? यानी कि शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या बोलते हैं हम? विकर्ण कहते हैं। लेकिन शीर्ष हमारे संलग्न नहीं होने चाहिए। ऐसे ही शीर्ष A के जो संलग्न शीर्ष क्या होगा? शीर्ष B होगा और शीर्ष D होगा। ये कैसे आपके संलग्न शीर्ष, यानी कि इस रेखा से ये जुड़े हुए शीर्ष है। इसलिए इसको नहीं, जो इसके जो विपरीत शीर्ष होता है, जो जुड़ा नहीं होता है, उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे? विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे हम? विकर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं चतुर्भुज में आपके दो विकर्ण होते हैं। एक B को D से मिलाएंगे, एक ये और एक A से C को मिलाने वाले। तो अतः चतुर्भुज में क्या होते हैं? आपके दो विकर्ण होते हैं। इसके अलावा चतुर्भुज के
चारों अंतःकोणों का, यानी कि जो भी इसके अंतःकोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इन चारों को अगर हम योग करें तो इसका मान, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान सदैव 360 अंश आता है। कितना आता है? सदैव 360 अंश, यानी कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग सदैव 360 अंश आता है। ठीक है, तो अब हम इतना समझने के बाद हम पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समलंब चतुर्भुज, दूसरा है आपका समांतर चतुर्भुज, तीसरा क्या है आपका? पतंग। तो हम समझते हैं कि आपका समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो इससे हम समझते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। आपकी क्या भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। इन 4 भुजाओं के अगर हम युग्म बनाएंगे, युग्म मतलब जोड़े बनाएंगे, क्या जोड़े बनेंगे? तो कितने जोड़े बनेंगे? आपके 2 जोड़े बनेंगे, यानी कि इसमें चतुर्भुज में 2 युग्म होते हैं। क्या होते हैं आपके? 2 युग्म होते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म में से एक युग्म क्या हो आपका? समांतर भुजाओं का एक युग्म कैसा हो? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और एक युग्म समांतर ना हो, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 युग्मों में से एक सम्मुख भुजाओं का युग्म कैसा हो? समांतर हो। कैसा हो? समांतर हो, और एक समांतर ना हो। एक क्या हो? समांतर ना हो। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनता है उसे क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। समझ लो इसको एक बार फिर से, कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ये कैसी भुजाएं? ये भुजा कैसी है आपकी? सम्मुख भुजाएं हैं। तो इसका एक युग्म कैसा हो? समांतर हो। कैसा हो? समांतर हो। और एक युग्म क्या हो आपका? समांतर ना हो। देख सकते हैं कि इसमें ये वाला युग्म कैसा है? समांतर है, और ये युग्म समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? समलंब कहते हैं। समलंब क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इस चतुर्भुज में हम लंब डालेंगे, क्या डालेंगे? लंब डालें, हम कहीं से भी डालें, यहाँ से डालें चाहे यहाँ से लंब डालें। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाए, आधार से 90 अंश कोण बनाए, तो लंब का जो की लंबाई होगी कैसे होगा? वो इस यानी सारे डाले गए लंब कैसे होते हैं? सम होते हैं। सारे लंब कैसे होते हैं? समलंब होते हैं। यानी इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? समलंब चतुर्भुज। यानी कि इस पर डाले गए कहीं से भी हम लंब डालें तो कैसे होंगे? सारे के सारे लंब कैसे होंगे? सम होंगे। इसलिए इस चतुर्भुज का नाम क्या रखा गया? समलंब चतुर्भुज। समझ में आया? ठीक है। दूसरा आता है आपका समांतर चतुर्भुज। क्या? ये क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें दोनों युग्म समांतर भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हो? आपके कैसे हो? बराबर एवं समांतर हो। कैसे हो? बराबर एवं समांतर हो। यानी कि ये वाला सम्मुख भुजा और ये सम्मुख भुजा के युग्म कैसा है? बराबर है और समांतर भी है। ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है और बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दोनों युग्म सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं? बराबर एवं कहते हैं समांतर होते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? हम समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम ही क्या है? समांतर चतुर्भुज। तीसरा होता है, क्या है? तीसरा चतुर्भुज है आपका जिसको बोलते हैं पतंग। तो चतुर्भुज का ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो सम्मुख भुजा का कोई भी युग्म, सम्मुख भुजा का कोई भी युग्म समांतर ना हो, ना समांतर एवं बराबर ना हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? पतंग। जैसे क्या हो? हमने ये क्या है? ये चतुर्भुज कहलाएगा आपका पतंग कहलाएगा। इसमें क्या है? कोई भी समांतर भुजा, ये भुजा कैसी है?
सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा क्या है? बराबर नहीं है। ये सम्मुख भुजा क्या है? न तो समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? समांतर ना हो। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज क्या बोलते हैं? पतंग कहते हैं। इसमें जो भुजाओं का युग्म होता है वो संलग्न भुजाओं का युग्म क्या होता है? ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, यानी सम्मुख भुजाओं का क्या होती है? युग्म कैसा होता है? बराबर एवं बराबर होता है। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? इसको पतंग कहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? चतुर्भुज, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। समलंब जिसमें लंब कैसा हो? समान हो, यानी कि भुजाओं के 2 युग्मों में से एक युग्म कैसा हो? आपका कैसा हो? आपका समांतर हो। और जिसमें दोनों युग्म क्या होते हैं? भुजाओं के दोनों युग्म कैसे होते हैं? आपके समांतर होते हैं, तो उसे हम समांतर कहेंगे। और जिसमें संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, लेकिन कोई भी युग्म समांतर नहीं होता है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? पतंग कहते हैं। आशा है हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें। धन्यवाद।